हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जो पंचायती राज हो गया और योजनाओं के क्वेश्चन हो गए, तो उनको इंक्लूड किया। इसमें यूपी जीके के और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं, यूपी जीके अलग से चल रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने 220 नंबर का कर ही लिया था। ये आज का हमारा पार्ट 22 है इस सीरीज़ का। तो 220 नंबर का क्वेश्चन हमारा पहले क्या था? जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसका जो प्राधिकारी है उसके माध्यम से पूरा किया जाता है। फिलहाल ये पढ़ चुके थे तो इसको दोबारा इतना जिक्र नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद हो गया था, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? तो 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। जुलाई से दिसंबर 2004 के बीच पंचायती राज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में कुल 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। ओके, तो 2004 में। चलिए, ये नया क्वेश्चन है यहाँ से। स्थायी समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? ठीक है, SC, ST और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी स्थायी समिति में? तो वो थी जलागम वेंगला राव समिति। जलागम वेंगला राव समिति, तो ये इनका जो रिलेशन है वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किस स्थायी समितियों में इनका रोल रहा। तो जलागमन वेंगल राव व जलागमन वेंगला राव, या बोले तो अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन? जलागम वेंगल राव के सदस्य थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो एकीकृत बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की जाती है, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975। यह योजना 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं हो गई, स्तनपान कराने वाली माताएं हो गई, उनके लिए है। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना आपकी 2 अक्टूबर 1975 की। ओके, अगर ये पूछा जाए काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब का है, तो आपको पता होना चाहिए 1977 to 78 के बीच में। उसी समय की और भी, जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम हो गया, अंत्योदय योजना कार्यक्रम हो गया। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना तो 2000 की है, लेकिन अंत्योदय योजना कार्यक्रम पहले जो चलाया गया था वो 1977 to 78 के बीच में चलाया गया था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। गंगा ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम योजना जो है वो 2016 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम पुथ में शुरू किया गया था। गंगा ग्राम योजना पहले कब शुरू की? जनवरी 2016 को। किस मंत्रालय के द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, हापुड़ जिले के ग्राम पुथ में। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित यूपी के लगभग 1600 गाँव की इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। हर घर में शौचालय होगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, आगे आते। गंगा कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? ये गंगा ग्राम योजना थी जो कि 2016 में थी, और गंगा कल्याण योजना जो 1997 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रचलित वर्ष में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यय का प्रावधान है। ठीक है, गंगा ग्राम जो उत्तर प्रदेश के बारे में बोला, गंगा कल्याण योजना ही भारत सरकार की योजना है। ठीक है, 200 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान भी किया गया। ये योजना भारत सरकार की जो मिलियन वैल्यू मतलब 10 लाख कुआं स्कीम से कुछ भिन्नता ली है। भाई यहाँ पे क्या है, गंगा के कल्याण की बात, वहाँ पे कुआं, तो कुआं खुदवाने की बात है, यहाँ पे गंगा की बात कर रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, मिलियन वेल योजना मुख्य रूप से बेरोजगार लोगों की मजदूरी पर काम दिलाने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए खुले कुएं का निर्माण कराया जाने की एक योजना है। ठीक है, इसमें भी मतलब रोजगार मिलेगा, भाई मजदूरी, लोगों को काम मिलेगा। इसके अंतर्गत देश में अब तक 10,57,000 से भी अधिक जो खुले कुएं का निर्माण कराया जा चुका है। लेकिन गंगा कल्याण योजना को उद्देश्य सिंचाई साधनों के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे किसान हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी समृद्धि के लिए बढ़ाने में उनकी सहायता करना है। बात वही है, बस तरीका अलग है। वहाँ गंगा कल्याण योजना को उद्देश्य सिंचाई साधनों के माध्यम से, वहाँ पे कुएं खुदवा के। ठीक है,
10 लाख कुआं योजना की बात करी जाए तो 1988 टू 89 के बीच जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। ओके, जवाहर रोजगार नेहरू रोजगार योजना जो भी 1989 की है, जवाहर रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना ये भी 1989 की है। ओके, और 10 लाख कुआं योजना भी तभी की है, 1989 टू 89 की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम कब लाया गया था? तो बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो कब लाया गया था? 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति में कम से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? स्थायी समितियों में तो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद का गठन लगभग कितनी जनसंख्या पे होता है? तो वो 50,000 की आबादी पे जनसंख्या पे होता है। जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसका गठन लगभग 5 मैंने बोला था 50,000 की आबादी पर होता है। ओके, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आए सदस्य के अलावा अन्य सदस्य जो होते हैं, एक तो सीधे चुन के आता है और जो अलग है कौन कौन से जिले के सभी पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रमुख, लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जिनका पूर्ण या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो, राज्यसभा और विधान परिषद के वे सभी सदस्य जिनका नाम जिला की मतदाता सूची में दर्ज हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जनसंख्या कितनी जनसंख्या पे 50,000 की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद की बैठक कम से कम कितने माह में एक बार बुलानी चाहिए? तो 3 माह में एक बार बुलानी चाहिए। तो जिला परिषद की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बुलानी आवश्यक होती है। ये बैठक जिला मुख्यालय जिला में कहीं भी हो सकती है। जिला मुख्यालय से बाद जिस जगह बैठक होनी होती है उसका निर्णय जिला परिषद की बैठक में लिया जाता है। निर्वाचन के बाद जो नवगठित जिला परिषद की पहली बैठक होती है तो वो जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। जो निर्वाचन के बाद नवगठित जिला परिषद होता है उसकी अगर पहली बैठक की बात करी जाए तो जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होती है और जितनी बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। लेकिन पहली बैठक जो होती दंडाधिकारी जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। बैठक की तिथि का अनुमोदन जिला परिषद अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को भेजता है, डीडीसी। बैठक में कुछ सदस्य के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति से उसका कोरम पूरा होगा। जिला परिषद के समक्ष रखे जाने वाले सभी विषय पर निर्णय बहुमत से होगा। यदि किसी पर विषय पर भिन्नता होती है या तो उसमें क्या है, बैठकों में मत के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा सदस्य का मत निर्णायक होता है। ठीक है, अगर मतलब भिन्नता होती है तो इसमें क्या होगा, या तो मतदान हो या बैठक में मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कर रहा सदस्य का मत निर्णायक होता है। जिला परिषद की कार्रवाई अंकित करने, कार्रवाई की पंक्ति सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो होती है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। जो मतलब कार्रवाई की जो सब कुछ है उसको डॉक्यूमेंट सब है ये सुरक्षित रखने का डीडीसी को, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को होता है। तो इतना नहीं फिलहाल डीप जाना है, नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 24 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। उद्योग क्षेत्र के लिए कितना? 25 लाख रुपए। सेवा क्षेत्र के लिए कितना? 10 लाख रुपए। ओके, और योजना कब प्रारंभ हुई थी? 24 अप्रैल 2018 को, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सभा की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं और कहीं ग्राम प्रधान। तो देखिए ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान तो बुला ही सकता है, ठीक है, और सचिव को भी अधिकार है कि वो उसकी बैठक को बुलाए। तो दोनों ही इसमें सही है। ओके, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसी में ख़त्म करते हैं इसको। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1995 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस पंचायत के गठन के कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य होती है? तो किसी ग्राम पंचायत की जो प्रथम बैठक होती है उस पंचायत के गठन होने के 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है 233 नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया था? तो 1960-61 की बात है। गाँव को आत्मनिर्भर संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि उत्पादन कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन जो विधेयक 1994 है वो उत्तर प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि प्रबंधन समितियों के कार्यों का उल्लेख किस धारा में होता है? तो भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों का उल्लेख धारा 28 खा में है। और अगर भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना को उल्लेख बोले तो धारा 28 का में है। उसकी जो कार्यों का 28 का में भाई पहले स्थापना करी जाएगी तभी ना कार्य की बात होगी। तो भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना 28 का में, और अगर कार्यों का उल्लेख की बात करें तो 28 खा में है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि जो संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि 2 या 2 से अधिक पदों को धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों से त्याग पत्र देना होगा? मतलब अगर उसके एक से अधिक ज़्यादा पद उसके पास हैं तो उससे सिर्फ एक ही पद अपने पास रखना होगा, शेष से त्यागपत्र देना होगा, तो 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक होता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 2/3 सदस्य का निर्वाचित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती है? तो 1 बार होती है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी? 1 बार होती है। ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए ग्राम सभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। कितना? 2/3 के बहुमत के द्वारा। इसके लिए कम से कम उसे 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि प्रधान को हटाने के बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, मतलब प्रधान को हटाने की जो बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के पहले नहीं बुलाई जाएगी, ये भी उसका बाउंडेशन है। सूचना का 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, 2/3 का बहुमत होना चाहिए ग्राम प्रधान को हटाने के लिए। आगे का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ 32 विभागों को कार्य चिन्हित करके पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव 1997 में लाया गया था। खादी गांव नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो खादी गांव नामक परियोजना जो है 15 फरवरी 2017 को शुरू की जाती है। ओके, तो 15 फरवरी 2017 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा खादी गांव की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना, खादी ग्राम उद्योग उत्पादों को प्रशिक्षित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत छोटे उद्योग उपकरण ग्रामीणों को दिए जाने वाले जैसे चरखा, मोमबत्ती उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग आदि। खादी ग्राम उद्योग आयोग संसद के खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसका? खादी और ग्राम उद्योग आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। बताइएगा क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे। चलिए, थैंक यू।